नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 5:17 हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। जी 19 जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। राज जागीर, फ्रूटी, दयाराम, माही, मीना, तो सभी मित्र जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। उसके बाद शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के सवालों की, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उन सभी विषयों पर आपके साथ बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा मेरे मित्रों, कौन सी बातें हैं जो आपके साथ शुरू करनी है। हाँ जी, फैन खान, मोनिका, माला, माही, मीना, चलिए आप सभी मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले 19/1/2022 के करंट अफेयर्स के कुछ सवालों पर बातचीत करेंगे, और ये बातचीत जो है वो सभी विषयों से रिलेटेड है, यानी कि इसी में हम राजस्थान, इसी में हम सभी बातचीत कर रहे हैं आपके साथ। विश्व, विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों से संबंधित जो करंट अफेयर्स के सवाल है वो आपके सामने रखे जा रहे हैं। कौन कौन सी बातें ऐसी है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है, उन सभी पर बातचीत इसी क्लास में हम लोग आपके साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ विश्व से रिलेटेड खबरें आएगी, उसी के साथ साथ कुछ खबरें राजस्थान से रिलेटेड भी होगी। 5 सवाल हम रोजाना राजस्थान से संबंध में आपके साथ करते हैं, और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो भारत के संदर्भ में आपके सामने रखी जाएगी। तो भारत में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं कल के दिन हुई है जो आपको जानना जरूरी है, उन सभी विषयों पर आपके साथ आज बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर देता हूं। उसके बाद आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है मेरे मित्रों, वो देखिएगा क्या है। यह है आज का पहला सवाल आपके सामने, और इस सवाल को जरा पढ़िए और जवाब दीजिए कि हाल ही में 24वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में सोन जिले को कोविड-19 के प्रबंधन में आईसीटी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उपयोग हेतु पुरस्कृत किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है, आपको यह बताना है। देखिए अभी अभी मैं आपको कल भी क्लास में बताया था कि 24वां राष्ट्रीय जो ई गवर्नेंस सम्मेलन है वो आयोजित हुआ। अभी 24वां ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस को लेकर के राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या किया गया, आयोजन, राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में ही क्या किया गया है मेरे मित्रों, राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कौन से पुरस्कार, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, ई गवर्नेंस जो पुरस्कार है वो पुरस्कार दिए गए थे, इसी में पुरस्कार इसमें वितरित किए गए। तो यह जो है वो वर्ष 2020-21 के संदर्भ में है। किसमें, 2020 और 2021 के संदर्भ के यह पुरस्कार आपके दिए गए हैं। इसमें एक जिला है जिसे कोविड-19 के प्रबंधन के लिए, कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आईसीटी का उपयोग कैसे किया। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है, इसके उपयोग को इन्होंने बेहतर बनाया। चलिए इसको लेकर के बेहतर बनाने वाला एक जिला है पूरे देश भर का जिसको सम्मानित किया गया, उस जिले का नाम है सोम जिला। आपको यह बताना है कि यह सोम जिला कौन से राज्य में स्थित है। तो पहला आपके साथ पूछा गया है राजस्थान। राजस्थान में सोम नाम का कोई जिला है नहीं। राजस्थान के 33 जिले आप लोगों को बहुत अच्छे से उनकी लोकेशन सारी याद होगी। इसके बाद हरियाणा है, हरियाणा में रेवाड़ी है, रोहतक है, ये सब है, हिसार है, लेकिन सोम नाम का कोई जिला कहां नहीं है, हरियाणा में नहीं है। त्रिपुरा में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं। नागालैंड इसका सही जवाब होगा। नागालैंड में एक जिला पड़ता है जिसका नाम क्या है, सोम जिला। नागालैंड में नागा प्रजाति यहां पर क्या करती है, निवास करती है। आपको पता होगा नागा जनजातियां जो हैं वो यहां पर निवास करती है। त्रिपुरा जो है यहां पर क्या होने हैं, अभी विधानसभा, विधानसभा के क्या होने हैं भैया, चुनाव यहां नहीं। देखिए अभी बता देते हैं 5 राज्य जो हैं कौन कौन से हैं, 5 राज्य कौन कौन से जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहला आपका उत्तर प्रदेश है,
दूसरा आपका यूके है यानी उत्तराखंड है, उसके बाद आपका पंजाब है, पंजाब के बाद आपका गोवा है, और गोवा के बाद मेरे मित्रों आपका मणिपुर है। इन राज्यों में क्या होना है, चुनाव होना है। त्रिपुरा में नहीं होना है, मणिपुर में क्या होना है, चुनाव होना है। तो ये राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं। यहां पर विधानसभा के चुनाव अभी नहीं हो रहे। अभी पिछले दिनों त्रिपुरा का दौरा किया था किसने मेरे मित्रों, यहां पर प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा का क्या किया था, दौरा किया था। अब देखिए बीरेन सिंह का नाम आपने सुना होगा, बीरेन सिंह। ये बीरेन सिंह जो है वो कहां के चीफ मिनिस्टर हैं, फटाफट आप लोग जरा बताने की कोशिश करिए। बीरेन सिंह का अगर आपने नाम सुना है, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। खट्टर सरकार कहां पर है, तो ये पड़ती है आपकी हरियाणा में। हरियाणा सरकार ने एक नई पहल अभी हाल ही में शुरू की है। 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2022 से यहां पर क्या किया जा रहा है आपको पता है, नर्सिंग जो कॉलेज है उसको लेकर एक नई नर्सिंग नीति जो है वो लागू की गई है। नई नर्सिंग नीति जो है वो क्या की गई है, यहां पर नई नर्सिंग नीति लेकर आया है कौन, हरियाणा, यहां पर, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए भारत का टिकट महामारी जो है ये अभी आपको बता दिया कि किस प्रकार ई गवर्नेंस में महामारी के बाद आईसीटी का उपयोग जो है वो कैसे किया जाएगा, इसको लेकर ये थीम थी। थीम भी कल आप लोगों को इस सम्मेलन के बारे में बताई थी कि ई गवर्नेंस की थीम क्या रही है। तो राष्ट्रीय सम्मेलन जो है इसकी थीम ये रही है कि भाई हमें महामारी जो है उसमें किस प्रकार के उपयोग में लेना है इस ई टेक्नोलॉजी को। तो मेरे हिसाब से ये बात सारी समझ में आ गई होगी। नागालैंड इसका क्या है, सही जवाब है। राजस्थान नहीं, हरियाणा नहीं, त्रिपुरा नहीं है। 5 राज्य जहां पर अभी हाल ही में चुनाव होने हैं, ठीक है। तो यहां क्या क्या है जरा देखिएगा, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है। सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीटें कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में। उसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपना अपना क्या लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। राजस्थान जो है, ये राजस्थान अभी 3 नीतियां और लेकर आने वाला है, पर्यटन से जुड़ी हुई 3 नीतियां। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि पर्यटन से जुड़ी हुई 3 नीतियां कौन सा राज्य लेकर आने वाला है, तो 3 नीतियां पर्यटन से संबंधित जो है वो राजस्थान लेकर आने वाला है। राजस्थान में कितनी पर्यटन नीतियां आने वाली है, तो राजस्थान में 3 क्षेत्रों से जुड़ी हुई पर्यटन नीति जो है वो अभी आने वाली है। कौन कौन सा क्षेत्र है, जिसमें एक आपका फिल्म पर्यटन है, फिल्म क्षेत्र में कैसे बढ़ावा दिया जाए इसको लेकर है। एक है यूनिट, यूनिट का मतलब है जैसे पर्यटन से जुड़ी हुई जितनी इकाइयां हैं उनके संदर्भ में भी आने वाली है। फिल्म आने वाली है, यहां पर फिल्म पर्यटन को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है राजस्थान में। इसके अलावा यूनिट जो है उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। और तीसरी जो नीति है वो भी बहुत अच्छी है, ग्रामीण जो है क्या है, ग्रामीण पर्यटन को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए, ग्रामीण पर्यटन को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर भी राजस्थान नीति लेकर आने वाला है। तो मेरे हिसाब से एक बात समझ में आ गई। राजस्थान में इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आपको 2-3 दिन पहले बताई थी, बीसलपुर बांध जो है ना, क्या है, बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध जो है वो आपको पता है किस जिले की लाइफलाइन कहलाता है, जयपुर और अजमेर जिला जो है, जयपुर और क्या है, अजमेर जिला जो है इसको इसकी लाइफलाइन कहा जाता है। यहां पर जलापूर्ति होती है, लेकिन अभी इसी से टोंक को भी जलापूर्ति की जाएगी, प्लस इसे किस से जोड़ा जाएगा, काली सिंध जो है उस काली सिंध से इसे क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। उसके बाद इसमें जलापूर्ति और ज्यादा क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। जी हाँ, उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनुस खान समिति के आधार पर दिया गया था, तो ये सही बात है आपकी। बीसलपुर जो है वो किस किस को, जयपुर और अजमेर को जलापूर्ति करता है। अभी किसको करने की योजना बनाई जा रही है, टोंक को भी इससे जलापूर्ति करने की योजना बन रही है। तो चलिए अब अगले सवाल पर हम बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने जो आया है मेरे मित्रों वो ये है कि भैया यहां पर अभी एक ऐसा राज्य है जिसने रोजगार मिशन स्थापित करने की घोषणा की है। आपको बताना है उस राज्य का नाम क्या है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार मिशन स्थापित करने की घोषणा की है, एक ऐसा राज्य है जिसने रोजगार मिशन स्थापित करने की घोषणा की है, उस राज्य का नाम क्या है। यानी बेरोजगारी की स्थिति आपको मालूम है देश में क्या है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या धीरे धीरे पैदा हो रही है।
लेकिन ये सरकारों की निराशिता की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर सरकारें चाहे तो बहुत सारा रोजगार जो है वो डेवलप कर सकते हैं, और ऐसे सरकारों में भी बहुत सारे पद जो हैं वो गवर्नमेंट में, प्रशासन में खाली हैं, वो भरना चाहे तो वो भर सकते हैं, मगर सरकारें ऐसा चाहती नहीं है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। इसी समस्या के निजात के लिए एक रोजगार मिशन जो है, रोजगार मिशन कौन सा राज्य है जो लेकर आने वाला है? जिस राज्य ने यह कहा है कि हम बच्चों को सारी जानकारियां और प्लस रोजगार मुहैया कराने की दिशा में काम करेंगे, ऐसा रोजगार मिशन शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है जिसने ऐसा किया है? हरियाणा क्या ऐसा कर रहा है? क्या राजस्थान ऐसा कर रहा है? क्या बिहार ऐसा कर रहा है? ये 3 राज्य जो हैं इन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया है। इसका सही जवाब क्या है? आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार है। क्या है? भूपेश बघेल की सरकार है, भूपेश बघेल। इनके नेतृत्व में इस प्रकार का क्या किया गया है? इस प्रकार की पहल की गई है। इससे पूर्व यहां रमन सिंह की सरकार थी। पूर्व सीएम यहां के कौन थे? रमन सिंह थे। वर्तमान में कौन है? भूपेश बघेल है। ये आपको ध्यान रखना है। भूपेश बघेल सरकार ने इस प्रकार की योजना की शुरू की है। बिहार में नीतीश बाबू की सरकार है। नीतीश कुमार जो है यहां पर सरकार चला रहे हैं। पहले आपको पता होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया था बीजेपी पार्टी की तरफ से, तब ये एनडीए जो संगठन है, 2 ऐसे संगठन है, एक का नाम एनडीए है और एक का नाम क्या है? यूपीए है। भारत में गठबंधन की राजनीति काम करती है। किसकी? भारत में गठबंधन जो है, गठबंधन, ये गठबंधन किस प्रकार का है? भारत में गठबंधन 2 टाइप का है भारत में, एक विचारधाराओं वाला, एक बिना विचारधाराओं। एक चुनाव से पहले का गठबंधन, एक चुनाव के बाद का गठबंधन। हमारे यहाँ कुछ गठबंधन ऐसे जो चुनाव से पहले होते हैं, लोग आपस में मिलकर सरकार बनाने का विचार विमर्श करते हैं, दावा करते हैं कि अगर हम जीते तो हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मिलकर ही सरकार बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे गठबंधन हैं जो क्या करते हैं कि सरकार चुनना होता है, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, उसके बाद अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए बाद में गठबंधन बनाए जाते हैं। वो चुनाव के बाद के गठबंधन होते हैं, उनमें सब लोग अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? गठबंधन बनाते हैं। तो भारत में जो गठबंधन है वो क्या है? स्वार्थ पूर्ति का गठबंधन है। ध्यान रखिएगा, क्या है? स्वार्थ पूर्ति का गठबंधन है। स्वार्थ पूर्ति का गठबंधन भारत में क्या करता है? काम करता है। और अधिकांशतः कुछ गठबंधन पहले होते हैं, कुछ गठबंधन चुनाव के बाद होते हैं। तो मुख्य जो 2 गठबंधन है भारत में, उनमें एक तो है एनडीए और एक क्या है? यूपीए है। तो यहां नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, और ये आपका यूनियन जो है वो संयुक्त मोर्चा जिसको कहते हैं, वो तीसरा मोर्चा सामने आया। अभी आपको पता होगा मोदी जी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा नाम का भी गठबंधन बना थोड़े दिन पहले पिछले चुनाव में, ठीक है। तो यहां संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो है ये वाला है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ये वाला तो यूपीए का है, प्रगतिशील गठबंधन। ये मुख्य तो ये 2 ही है। ये संयुक्त मोर्चा तो चुनाव के समय एक बार बना और बाद में हट गया। तो यहां पर ये एनडीए जो है वो किसके नेतृत्व वाला है? वो बीजेपी के नेतृत्व वाला है, जहां सबसे बड़ा दल बीजेपी है। और यूपीए जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व वाला, यहां पर कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। तो ये 2 गठबंधन जो है वो काम करते हैं। जब चुनाव हुए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहली बार, तो नीतीश कुमार ने यह कहा कि अगर प्रधानमंत्री बीजेपी जो है नरेंद्र मोदी को बनाता है तो हम एनडीए के घटक दल नहीं होंगे। पहले ये अलग हो गए और बाद में वापस जब प्रधानमंत्री बन गए तो उसके बाद ये वापस कहां शामिल हो गए? एनडीए में शामिल हो गए। इसके बाद देखिए हरियाणा आपको बता दिया, राजस्थान की बात आप जानते हैं। रोजगार मिशन स्थापित करने की घोषणा करने वाला राजस्थान नहीं है, बिहार नहीं है, हरियाणा नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने इस प्रकार के मिशन की क्या की है? शुरुआत की है। तो चलिए अब बात करते हैं। हाँ, ये सवाल परीक्षाओं में आते हैं बहुत बार। राजस्थान में यानी पूरे भारत में गठबंधन की राजनीति से संबंधित ये पॉलिटिकल साइंस का जो है वो एक टॉपिक है। गठबंधन की राजनीति और गठबंधन की सरकारें, इसके संदर्भ में ये शुरू की जा रही है। ठीक है, हाँ जी पुनिया जी, आज क्लास स्टार्ट हो रही है। 2nd ग्रेड जो सब्जेक्ट की क्लासें हैं वो आज वापस स्टार्ट हो रही है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने क्या है। आपके सामने सवाल ऐसा आया है कि भारतीय समाज सुधारक जिनकी जयंती 18 जनवरी को मनाई गई, वे प्रार्थना समाज के प्रारंभिक सदस्य थे। आपको बताना है वो व्यक्ति कौन है जो बड़े समाज सुधारकों में गिने जाते हैं और 18 जनवरी को
उनकी जयंती अभी मनाएगी। और प्रार्थना समाज जो है, ठीक है, हाँ जी, यहां प्रार्थना समाज जो है, ये प्रार्थना समाज के क्या है, संस्थापक सदस्यों में से एक है। संस्थापक सदस्य कह दीजिएगा या फिर इसके सदस्य, आरंभिक सदस्य कह दीजिए। संस्थापक सदस्यों में से एक है, उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है। दयानंद सरस्वती का संबंध जो है वो आर्य समाज से है। कहां से है? आर्य समाज के संस्थापक हैं और बड़े समाज सुधारकों में इनको गिना जाता है। वेदों की ओर लौटो ऐसे नारे देने वाले दयानंद सरस्वती हैं, जिनका निधन आपको पता ही होगा कि जोधपुर के महाराजा जो थे, उनकी एक वेश्या कह सकते हो या नर्तकी कह सकते हो, नन्ही जान, इनके दूध में शीशा मिलाकर दिए जाने की वजह से इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते ही हैं। ये भी एक बड़े समाज सुधारक हुए। राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग मनाते हैं, युवा दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का इस बार आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? तो इस बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन पुडुचेरी में किया गया था। पुडुचेरी में इसका आयोजन किया गया था, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का। ये युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को क्या किया जाता है? मनाया जाता है, ठीक है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की जो टैगलाइन है वो समृद्ध भारत, श्रेष्ठ युवा, समृद्ध युवा, सक्षम युवा, इस प्रकार की थीम इस बार की 12 जनवरी की रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद पुडुचेरी के बारे में आप लोग ये बात पक्की जानते होंगे कि एक जगह माहे पड़ता है, एक जगह आपका यनम पड़ता है, एक जगह आपका करिकाल पड़ता है, इसी के पास में पुडुचेरी है। ये जो है ये तो केरल में पड़ता है। कहां पर? केरल में। ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु। और ये जो है वो कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ये 3 जगह आपको ध्यान रखनी है भैया। माहे, इसके बाद ये यनम और यहां करिकाल, ये सब के सब जो हैं, और इसी में आप लोग यहां पुडुचेरी जोड़ सकते हो। तो देखिएगा आप याद कैसे करो, MYPK तो मेरे हिसाब से याद रह जाएगा, MY और P और K। PK फिल्म आपने देखी होगी, माही को आप लोग जानते होंगे, तो ऐसे याद कर सकते हो कि भैया यहां पर M है, यहां पर Y है, फिर PK है, PK यानी KP लिख लो या PK लिख लो, एक ही बात है। पुडुचेरी है और यहीं आपका तमिलनाडु में ही क्या पड़ता है? करिकाल पड़ता है। तो ये 4 जगह आपको याद होनी चाहिए। प्लस ये बात भी ध्यान रखना, अधिकांश मेरे दोस्तों को यह याद रहता है कि जिस प्रकार गोवा है, दमन है, ये सब पुर्तगालियों के अधीन रहे हैं, तो ये भी आपका पुर्तगालियों के अधीन रहा होगा। लेकिन इस प्रकार की गलती मत करिएगा। ये जो है वो किन के ठिकाने रहे हैं या यहाँ किन की फैक्ट्रियां रही है, किन की कोठियां रही है, तो ये ध्यान रखना। ये मुख्यतः फ्रांसीसी जो थे, क्या थे? फ्रांसीसी। उन फ्रांसीसियों की कोठी रही है। आपको पता है भारत में आने वाले जो विदेशी हैं, उनके कर्म के हिसाब से अगर बात की जाए तो पुर्तगाली है, आपके अंग्रेज हैं, डच हैं, फ्रांसीसी हैं, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए कर्म से, कि पहले कौन से आए, बाद में कौन से आए, बाद में कौन से आए, इस कर्म को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद कहते थे भैया कायरता जो है वो नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति में साहस के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और वो प्रसिद्ध नारा तो आपको याद ही होगा कि क्या करना चाहिए, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। ये तो सब लोग जना जानता है। लेकिन भारत की आजादी के संदर्भ में भी स्वामी विवेकानंद के बड़े जो विचार थे वो बड़े महान थे। कहते थे कि मेरी इस मातृभूमि को ये लोग कब तक गुलाम रखेंगे, लेकिन एक न एक दिन इनके सारे कामों का भंडाफोड़ जरूर होगा। ये देश जो है वो अपने गुलामों की इन जंजीरों को तोड़कर अवश्य रूप से क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। और स्वामी विवेकानंद आजादी जो है उसके हमेशा प्रबल समर्थक रहे हैं और इन्होंने आजादी के संदर्भ में लोगों में विचार विमर्श, युवाओं में जोश भरने का काम भी स्वामी विवेकानंद ने जरूर किया है। राजा राम मोहन राय आपको पता है ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय थी। राम मोहन राय ब्रह्म समाज की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। अब ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, दयानंद सरस्वती हो, स्वामी विवेकानंद हो, राजा राम मोहन राय हो, ये सब जो हैं भारत के श्रेष्ठ जो समाज सुधारक हैं, उन उच्च कोटि के समाज सुधारकों में नाम आता है। फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में
जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसके सिलेबस में बाकायदा इन समाज सुधारकों के जो काम है वो सिलेबस में भी है, और निश्चित तौर पर इनमें से किसी न किसी एक व्यक्ति पर सवाल आता है, चाहे वो दयानंद सरस्वती पर आ जाए, चाहे विवेकानंद पर आ जाए, चाहे वो राजा राम मोहन राय पर आ जाए, चाहे वो महादेव गोविंद रानाडे पर आ जाए। तो आपको ध्यान रखना है, इनसे रिलेटेड सवाल निश्चित तौर से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, ये सब के सब समाज में फैली हुई कुरीतियां जो है, जैसे बाल विवाह है, जैसे आप लोगों का सती प्रथा है, इन प्रथाओं को तोड़कर महिला शिक्षा की ओर बढ़ावा देने की ये लोग क्या करते थे, बातचीत करते थे। तो चलिए अब ध्यान रखना है, हम जिस सवाल की बात करें उसमें क्या है, भारतीय समाज सुधारक जिनकी जयंती 18 जनवरी को मनाई गई, प्रार्थना समाज के वो आरंभिक सदस्य थे, ऐसे व्यक्ति का नाम है महादेव गोविंद क्या है, रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे का संबंध जो है वो महाराष्ट्र से है। कहां से है, महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ, बाद में महाराष्ट्र से ही इन्होंने अपने जो कर्म क्षेत्र है वो भी इन्होंने बनाया, और वहीं से प्रार्थना समाज इस प्रकार के समाज के साथ आप आगे बढ़े। हाँ जी, आत्माराम पांडुरंग जो है वो प्रार्थना समाज के स्थापना इन्होंने की थी, लेकिन उनके सहयोगी के रूप में कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे की भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें भूमिका है। महादेव गोविंद रानाडे के प्रयासों से ही आत्माराम पांडुरंग ने इस प्रार्थना समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। तो ये सब जो है इनके उद्देश्य आपको पता ही होना चाहिए, समाज लगातार आगे बढ़े, समाज में शिक्षा फैले, कुरीतियां दूर हो, ये सब इन समाज सुधारकों का प्रयास रहा है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रदूत भी इनको कहें तो कोई दोहराई इसलिए नहीं होगा क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में इनके विचारों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अब आपके सामने अगला सवाल क्या आ रहा है, यहां पर सवाल यह है, किस देश के तेल टैंकरों पर हौथी आतंकी संगठन ने हमला किया है, जिसमें भारतीय नागरिक भी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। एक ऐसा देश आपको बताना है जिसके तेल टैंकरों पर बड़ा आघात करने की वजह से वहां के तेल जो टैंकर थे उन पर हौथी नाम का एक आतंकी संगठन है। बहुत सारे, जिस प्रकार तालिबानी को कहते हैं हम लोग, तालिबानी आतंकी संगठन, तालिबानी, ये तालिबानी जो है इनको तो पाकिस्तान और अमेरिका ने पैदा किया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेकर, ईरान जैसे देश है इनको कब्जे में लेने के लिए इन तालिबानी संगठनों को क्या दिया, प्रश्रय दिया हमेशा। ये हौथी संगठन जो है ये भी एक क्या है, आतंकवादी संगठन है। इसने हमला किया है अभी, जिसकी पूरे हमले की जानकारी यानी जिम्मेदारी इन्होंने ली है, जिसमें भारतीय नागरिक जो है उनकी भी मृत्यु हुई है। एक ऐसा देश कौन सा है, इस देश में इस हौथी नाम के आतंकी संगठन ने अभी हमला किया है। तो देखिए अफगानिस्तान जो है वो आजकल क्या है आपको पता है, संयुक्त अमीरात जैसे है, ठीक है, यूएई, ठीक उसी प्रकार इसका भी नाम इसी तरीके से कर दिया गया। अफगानिस्तान में आपको पता है भूकंप जो है, 2 दिन पहले ही भूकंप के बड़े झटके जो है वो अफगानिस्तान में क्या किए गए हैं, महसूस किए गए हैं। बहरीन और कतर जो है इनका इन दोनों से संबंध नहीं है, लेकिन ये सब देश जो है वो आपस में आपको पता है, यूएई भी वही है, सऊदी अरब भी इसके नजदीक है। क्या है, सऊदी अरब जो है वो भी इसके क्या है, नजदीक है। ये सब के सब जो आपका लाल सागर जो है, क्या है, लाल सागर, लाल सागर, उस लाल सागर के किनारे पर वाले जो देश हैं उन देशों के नाम मैंने यहां आपके सामने लिख रखे हैं। संयुक्त अरब अमीरात जो है, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, अरब अमीरात, इसके आबू धाबी में, अमीरात के कहां पर, आबू धाबी में, आबू धाबी में, आबू धाबी में इस प्रकार का क्या किया गया है, हौथी नाम के आतंकी संगठन ने, हौथी नाम है आतंकी संगठन का, हौथी नाम के आतंकी जो संगठन है, इस आतंकी संगठन ने क्या किया है मेरे मित्रों, यहां पर हमला किया है, और इसमें भारतीय नागरिक की भी क्या हुई है, हम मृत्यु हुई है। इस संयुक्त अरब अमीरात में कुल 7 अमीरात क्या है, शामिल है, कुल 7 अमीरात, अजमन, फुजेरा, इस प्रकार से, ठीक है, आबू धाबी, ये सब 7 अमीरात इसके अंतर्गत क्या है, शामिल हैं। तो यहां पर आपको ये सब ध्यान रखना है कि हाल ही में इस प्रकार का हमला किस देश में हुआ है, तो यूएई में हुआ, और भूकंप के झटके लगातार किस देश में महसूस किए जा रहे हैं, तो अफगानिस्तान में महसूस किए जा रहे हैं। और अफगानिस्तान में गेहूं और दवा जो है, गेहूं और क्या है, दवा जो है, इनकी पूर्ति के लिए भारत ने सहयोग करना शुरू किया है, और भारत की वहां पर आपूर्ति अच्छे से हो इसके लिए ईरान जो देश है, ईरान जो देश है वो भारत का क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। यानी तालिबानियों ने सहायता मांगी है प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री उनकी सहायता भी कर रहे हैं। वहां गेहूं है, वहां पर
जो दवाएं हैं वो पहुंचाई जा रही है और भारत को वहां पर आपूर्ति में आसानी हो, इसके लिए कौन सा देश सहयोग कर रहा है? उस देश का नाम ईरान है, जो कि भारत का क्या कर रहा है? सहयोग कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। ये बहुत अच्छा सवाल है, आगामी परीक्षाओं में इस पर सवाल आएगा, और छोटी परीक्षा में सवाल नहीं आता है तो बड़ी जो एग्जाम है उनमें इस पर निश्चित तौर पर सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि वैश्विक स्तर की बहुत बड़ी घटना है ये। टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट की घटना कहां हुई है अभी हाल ही में? इस टोंगा ज्वालामुखी के कारण ही विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई है, जैसे भूकंप आना है, भूकंप के झटके महसूस करना है। इसके अलावा भारत के भी कुछ राज्यों में इसके प्रभाव जो है वो देखे गए हैं। इस टोंगा ज्वालामुखी से निकलने वाला जो उद्गार है, जो ज्वालामुखी फटा है, इससे होने वाली घटनाएं जो है वो विश्व के विभिन्न देशों पर इसका विपरीत प्रभाव अभी पड़ा है, और विश्व के विभिन्न देश इसके आगोश में भी आ रहे हैं। अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक जो घटनाएं हैं वो अलग अलग देशों में हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब जरा सुनिएगा यहां पर क्या है। टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट की घटना कहां हुई है ये आपको ध्यान रखना है। हिंद महासागर में, या अटलांटिक महासागर में, या प्रशांत महासागर में, या अंध महासागर में? देखिएगा, हिंद महासागर जो आपका है इसकी आकृति एम के जैसी है। एम आकृति का जो महासागर है वो कौन सा है? हिंद महासागर है, भारत के दक्षिण में स्थित है, उत्तरम यत समुद्रस्य है। ठीक है, उत्तरम यत समुद्रस्य वरस्तद भारत नाम भारतीय यत्र संस्तति। आपने ऐसा सुना होगा, ये वेदों का श्लोक है। भारत की पहचान करने के लिए भारत के बारे में ऐसा कहा गया है। तो यहां पर इस भारत के इधर जो नीचे वाला स्थित भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिंद महासागर के, हिंद महासागर के नाम से जानते हैं पूरे सागर को। इस सागर में बहुत सारे द्वीप हैं और विश्व के सभी देश जो है वो इस हिंद महासागर पर अपना क्या जमाना चाहते हैं? आधिपत्य जमाना चाहते हैं, या अपने अधिकार क्षेत्र में इसे रखना चाहते हैं। अमेरिका ने भी इस क्षेत्र में कई अपने सैनिक अड्डे क्या कर रखे हैं? स्थापित कर रखे हैं। तो ये भारत के नीचे जो भाग है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक महासागर जो आपका है वो पता होगा आपको, एस आकृति का है, एस आकृति इसकी है। प्रशांत महासागर जो है वो त्रिभुजाकार आकृति का है। तो आपसे ये सब आकृतियां जो हैं वो पूछी जा सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, प्रशांत महासागर इस सवाल का सही जवाब है। ये घटना जो टोंगा देश है, उस टोंगा देश के नजदीक जो भाग है वहां प्रशांत महासागर में हुई है। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग जो है, गहरा भाग प्रशांत महासागर का वो कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच है। मेरियाना ट्रेंच जो है, मेरियाना ट्रेंच, ये इसका प्रशांत महासागर का क्या है? सबसे गहरा भाग स्थित है। ये फिलीपींस वगैरह जो देश है ना, फिलीपींस और सिंगापुर, फिलीपींस और क्या है? फिलीपींस और क्या है आपका? सिंगापुर है। तो ये फिलीपींस वाले द्वीप जो है, इससे आगे वाला जो भाग है, इंडोनेशिया से जब आगे जाते हैं तो आपको पता होगा उस क्षेत्र में क्या पड़ता है आपका? मेरियाना ट्रेंच जो है वो सबसे गहरा भाग यहां पर पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको संबंध में समझ में आई होगी कि ऐसे ऐसे, जी हाँ, सभी जगह भूकंप की घटनाएं हैं। विभिन्न प्रकार के जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण इसका है। तो टोंगा जो देश है वहां पर इस टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट की घटना अभी हाल ही में कहां पर हुई है? तो प्रशांत महासागर में इस प्रकार की घटना को क्या किया गया है? महसूस किया गया है। तो प्रशांत महासागर आपको जरूर ध्यान रखना है, किस किस प्रकार की बातें जो है वो प्रशांत महासागर से रिलेटेड है। चलिए अब अगले सवाल पर बात करते हैं। यहां पर हमारे बंगाल की खाड़ी, आपको पता है कई जो द्वीप है भारत के बंगाल की खाड़ी में क्या है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इधर हमारा अरब सागर है। इस अरब सागर से आने वाला जो मानसून है वो भी क्या करता है? इस क्षेत्र में जो है वो बहुत ज्यादा क्या करता है? बारिश करता है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट जो है उसके लिए अरब सागर से आने वाला मानसून जो है वो बहुत ज्यादा क्या करता है? काम करता है। यहां पर आपका कच्छ का रण क्षेत्र है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से विवाद का विषय बना रहता है। चलिए अब अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिए। यहां पर नेक्स्ट सवाल आपके सामने, हाल ही में किन दो राज्यों की सीमा पर नक्सलवादी घटना के बाद, कल की घटना है यह भी, नक्सलवादी घटनाएं, नक्सलवाद है, उग्रवाद है, ये सब देश के लिए कलंक की तरह हैं, देश को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। हाल ही में किन दो राज्यों की सीमा पर नक्सलवादी घटना के बाद सुरक्षा बलों ने जांच अभियान जो है वो चलाया है? ऐसा आपको बताना है। दो राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा पर कल एक नक्सलवादी हमला हुआ और उस नक्सलवादी हमले में एक सैनिक शहीद हुआ, प्लस नक्सलवाद की कमर इन
सुरक्षा बलों ने तोड़ दिया है। नक्सलवादी जो है, इन नक्सलवादियों की यानी जो लाइफलाइन कह सकते हैं अपन, या इनकी जो लाइन है, जिन क्षेत्रों में ये लगातार क्या करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, उनको सुरक्षा बलों ने अब क्या कर दिया है, कमजोर कर दिया है। तो इनकी ताकत धीरे धीरे क्या हो रही है, अब कम हो रही है। इसकी वजह से ये विभिन्न प्रकार की घटनाएं जो है उनको अंजाम अभी भी दे रहे हैं। तो ये नक्सलवादी घटना जो है, आपको पता होगा भारत में एक पूरा रेड कॉरिडोर के नाम से एक क्षेत्र जो है वो काम करता है। यहां से लेकर के यहां तक ऐसे भारत हमें दिखता है, वैसा उतना आज भी क्या नहीं है, संपन्न नहीं हो रहा है। किसकी वजह से, ये जो एरिया बन रहा है यहां से यहां तक का ऐसा, इसमें विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं, जिसमें कुछ महाराष्ट्र में भी होती है, कर्नाटक में भी होती है, केरल में भी है, और ये बीच वाला इलाका तो खैर ही मध्य प्रदेश वाला है। ये सब इन घटनाओं से जो बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रभावित तो होता ही है। तो अभी दो राज्य जिनकी सीमाओं पर कल ऐसी घटना हुई है, वो राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ तेलंगाना है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश बिहार है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। तो मेरे मित्रों इसका सही जवाब तो आपका छत्तीसगढ़ और क्या है, तेलंगाना है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की जो सीमा है, उस सीमा पर इस प्रकार का कल क्या हुआ है, एक नक्सलवादी घटना है जो हुई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो है, इनकी सरकार है। शिवराज सिंह चौहान जो है, शिवराज सिंह किसको हटाकर मुख्यमंत्री बने थे? तो कमलनाथ जो थे, कमलनाथ जो है वो यहाँ के पूर्व सीएम थे, उनको हटाकर यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो है वो सरकार में आए थे। उड़ीसा जो है, यहाँ पर आपको पता है नवीन पटनायक जो है, नवीन क्या है, पटनायक, नवीन पटनायक की सरकार है। और नवीन पटनायक जो है वो किस दल से हैं? तो बीजू जनता दल से हैं। बीजू जनता दल जो है, ये बीजू जनता दल की सरकार में है। देखिएगा ये बीजू जनता दल है वो अपने आप में स्वतंत्र रहा है, यानी ये न तो एनडीए में शामिल हुआ और ना यूपीए में, ये किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। सरकारों को बाहर से क्या करता है, सहयोग प्रदान करता है। बीजू जनता दल जो है वो अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हालांकि बीजू जनता दल के एक जो राज्यसभा सदस्य हैं, वो राज्यसभा सदस्य जो है अश्विनी वैष्णव, वो केंद्र सरकार में मंत्री जरूर है, लेकिन ये बाहरी सहयोग है, एनडीए और यूपीए के घटक दल के रूप में ये शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ जी, तो ऐसा ध्यान रखना, अश्विनी वैष्णव जो है वो इसमें मंत्री जरूर है, लेकिन ये बाहर से सहयोग इनको कर रहे हैं, किसी घटक दल के रूप में ये इसमें एनडीए या किसमें आपके यूपीए में शामिल नहीं है। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर हम बात करते हैं। यूपी में चुनाव है, आपको पता ही है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है और बिहार में नीतीश बाबू हैं। तो चलिए ये सब बातें हमारी हो गई है पहले से, अब चलते हैं आगे। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। भारतीय रेलवे ने जो गार्ड है, उस गार्ड के पदनाम को बदलकर क्या करने का फैसला किया है, आप यह बताइए मुझे। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने किसका नाम बदलने का फैसला किया है? जो ट्रेन में गार्ड आता है, आपने ट्रेन छुक छुक करती देखी होगी, चलती ट्रेन छुक छुक करती करती, ठीक है, ये ट्रेन है, इसमें जो गार्ड आते हैं, उस गार्ड का नाम बदलकर क्या करने का फैसला कर लिया है, यह आपको बताना है। ट्रेन का जो गार्ड है, उस गार्ड का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? राजस्थान में आपको पता होगा, राजस्थान का उदयपुर है, राजस्थान का जयपुर है, और जयपुर का भी गांधीनगर है। इसके अलावा आपका जोधपुर है, जोधपुर के अलावा आपका कोटा है। ये सब स्टेशन जो हैं, इनको विश्व स्तर के स्टेशन जो हैं वो बनाए जाएंगे। विश्व स्तर के स्टेशन रेलवे के द्वारा क्या किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। तो आपको ये बताना है, भारतीय रेलवे जो है, इसने गार्ड के पदनाम को बदलकर क्या करने का फैसला किया है। और एक आपको कल परसों ही बताया था, उत्तर पश्चिमी रेलवे के द्वारा जो आरपीएफ है, जो आपकी रेलवे की पुलिस है, उसके द्वारा आपकी अमानत इस नाम से एक अभियान भी क्या किया गया, चलाया गया था। तो ट्रेन पैसेंजर, ट्रेन सुप्रीडेंट, ट्रेन साथी, ट्रेन रक्षक, इनमें से क्या करने का फैसला किया है? ठीक है, हाँ जी, चलिए ट्रेन मैनेजर, ट्रेन सुप्रीडेंट, ट्रेन साथी, ट्रेन रक्षक, ठीक है, आपकी अमानत अभियान शुरू किया गया था। अमानत, ठीक बात है, अमानत,
तो चलिए, आपको ध्यान रखना है, यहां पर ट्रेन सुप्रीडेंट नहीं है, ट्रेन साथी नहीं है और ट्रेन रक्षक नहीं है। ये तीनों जवाब इसके नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहां ट्रेन पैसेंजर जो है वो इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। ठीक है, हाँ जी, अगले सवाल को देखते हैं, जरा देखिएगा। यहां पर ऐसा भी लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा ये सही कह रहे हैं। मैनेजर जो नाम है, ऐसा भी अगर लिखा हुआ है, एम लिखा हो तो भी आपको वो सही कर देना है, लेकिन कई जगह ये भी लिखा हुआ और ये भी लिखा है, तो आप इन दोनों को ध्यान में रख लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। भारत में विदेशी मुद्रा संकट, भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से उभारने के लिए किस देश को समर्थन देने की घोषणा की है? जरा आपको बताना है उस देश का नाम क्या है जिसका सहयोग भारत ने करने की घोषणा की है। भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से उभारने के लिए किस देश के साथ समर्थन देने की हाल ही में क्या की है, घोषणा की है। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए, जयपुर का गांधीनगर रेलवे स्टेशन, हाँ जी, महिला संचालित है। चलिए, यहां पर श्रीलंका है या फिलीपींस है, नेपाल है या वियतनाम है। अभी कल परसों ही आपको बताया था, फिलीपींस है, वियतनाम है, कंबोडिया है आपका। ये सारे जो देश हैं ये आसियान के सदस्य देश हैं। दो संगठनों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था अभी 2 दिन पहले ही। अगर 2 दिन पहले की क्लास आपने देखी है तो आज मैं उसको पूरा रिपीट नहीं कर रहा हूं। आसियान आपको पूरा पढ़ाया था, एक इसके अलावा दक्षेश आपको पढ़ाया था। दक्षेश में तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन भारत के पड़ोसी देशों को शामिल किया जा चुका है, आपको पता होगा। पहले 7 सदस्य इसके अंतर्गत थे, लेकिन आपको पता होगा वर्ष 2007 में 8वां सदस्य इसमें किसको बनाया गया था, तो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाया गया था। आसियान जो है इसमें ये जो दक्षिणी एशियाई वाले देश हैं, ठीक है, तो उनमें कौन कौन से दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश जैसे वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, ये सारे देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। अभी हाल ही में आपसे पूछा जा रहा है भारत का ऐसा कौन सा देश है जिसमें विदेशी मुद्रा का संकट है और उसे उभारने के लिए उस देश को भारत ने समर्थन देने की घोषणा की है। इसका सही जवाब जो है वो क्या है, श्रीलंका है। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि श्रीलंका अपने जो है वो कर्ज में डूब चुका है और अब पाकिस्तान जैसी हालत यहां होने वाली है। तो अब श्रीलंका को आर्थिक स्थिति से उभारने के लिए, यहां आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसको आर्थिक स्थिति से उभारने के लिए क्या किया जा रहा है, भारत ने इसका सहयोग करने का फैसला किया है। ठीक है, अब फिलीपींस जो है, फिलीपींस को अभी हाल ही में भारत ने किसके, ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है, इस ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक समझौता भारत ने किसके साथ किया है अभी हाल ही में, तो फिलीपींस के साथ भारत ने समझौता किया है। नेपाल जो है, यहां तो आपको खूब सारी बातें मैंने पढ़ाई है नेपाल के संदर्भ में कि नेपाल के कौन कौन से क्षेत्र हैं जो विवादित हैं। भारत में अभी हाल ही में काली जो नदी है, काली नदी जिसको अपन कह रहे हैं, उस काली नदी पर क्या निर्माण किया जाएगा, एक बांध का निर्माण भारत और किसके बीच में, नेपाल के बीच में बांध का निर्माण यहां पर किया जाना है। वो दोनों देश किस किस के बीच में है, नेपाल और भारत के बीच में है। काली नदी जो है उस पर इस बांध का निर्माण अभी हाल ही में किया जाना है। चलिएगा, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई है, यहां पर आपका यह सवाल सही है कि श्रीलंका जो है इसकी आर्थिक स्थिति खराब है और इससे उभारने के लिए भारत इसका क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। ये यहां पर पाक जल डमरू जो है, कौन सा जल डमरू है, पाक जल डमरू, पाक जल डमरू जो है, इससे ये क्षेत्र क्या है, आपस में जुड़ा हुआ। यहां पर यह कहा जाता है कि रामायण काल का जो बांध है वो बांध भी यहां पर क्या है, दोनों देशों के बीच में बना हुआ है। चलिए, यहां पर तमिली बाहुल जो है वो भी रहते हैं और सिंहली बाहुल भी है वो भी रहते हैं। एक तो सिंहली जो है वो रहते हैं और एक क्या रहते हैं, तमिली जो है, तमिली, ये तमिली भी यहां पर क्या रहते हैं, ज्यादा संख्या में रहते हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है भैया, आपके सामने अगला सवाल है, विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार जो है वो किस राज्य को मिली है, उस राज्य का नाम बताना है। विश्व बधिर T20, बधिर का मतलब बहरा, आपने नाम सुना होगा,
जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है, उनके क्रिकेट में T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और पहली बार इसकी मेजबानी जो है वो कौन सा राज्य कर रहा है ये आपको बताना है। इनके लिए एक विशेष प्रकार की गेंद होती है खेलने के लिए, विशेष प्रकार की गेंद और बैट जो होता है, विशेष प्रकार की गेंद और क्या होता है, बल्ला होता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें विशेष प्रकार की एक आवाज होती है। उस आवाज के माध्यम से ये क्या करते हैं, पहचान लेते हैं कि हाँ अब गेंद आ रही है, कहां तक है, कैसी है, ये सब वो अंदाजा लगाकर क्या करते हैं, इस प्रकार का खेल खेलते हैं। तो आपको यह बताना है कि भैया विश्व बधिर T20, जिसमें अंधे व्यक्ति भी क्या है शामिल होते हैं और बधिर व्यक्ति भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार मंजूरी किस राज्य को मिली है, उस राज्य का आपको नाम बताना है। केरल है, कर्नाटक है, तेलंगाना है या आंध्र प्रदेश है। तो इसका सही जवाब जो मेरे मित्रों वो है क्या है, केरल। केरल में इस प्रकार की T20 का क्या किया जाएगा, आयोजन यहां पर किया जाना जाए। तो ये वाला जो इलाका है यहां पर आपका केरल है, इस केरल में क्या किया जाना है, इसका आयोजन किया जाना है, केरल में इसका आयोजन किया जाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। तेलंगाना में नहीं, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर नक्सली हमला कल हुआ है, आपको बता दिया। केरल से ऊपर यहां आपका कर्नाटक और गोवा पड़ता है, यहां आपका महाराष्ट्र पड़ता है और ऊपर आपका गुजरात है और गुजरात के ऊपर हमारा राजस्थान है। चलिए अब बात करते हैं, इसके बाद आंध्र प्रदेश जो है वो इधर वाले कोने पर, यहां आंध्र प्रदेश है और यहां आपका तमिलनाडु है, यहां आपका तेलंगाना है, इधर छत्तीसगढ़ उड़ीसा ये राज्य हैं, इधर मध्य प्रदेश है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपका। प्रसिद्ध पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है, उनका संबंध इनमें से, ये 2-3 दिन पहले की खबर है हालांकि, लेकिन इस पर मैंने सवाल दिया नहीं था इसलिए आज मैंने सवाल इसको रख दिया है। प्रसिद्ध पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया है, उनका संबंध इनमें से किस से था यह आपको बताना है। बोलो। कमाल खान एक प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं भाई, कमाल खान जो है वो एक प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आजकल मृत्युओं का झड़ी जो है वो वापस लग गई है, आपको पता होगा कल कथक के जिनको जादूगर कहा जाता है उनका भी निधन हो गया। कमाल खान जो पत्रकार हैं इनका भी क्या हो गया, निधन हो गया। और कल आपको माली के पूर्व राष्ट्रपति का नाम भी बताया था, उनका भी निधन हो गया। ऐसे निधन वालों की क्या है, झड़ी लगी हुई है वर्तमान में। तो आपको बताना है कमाल खान का निधन हो गया, उनका संबंध इनमें से किस से था, डीडी न्यूज से, एनडीटीवी से, एनडीटीवी, ये एनडीटीवी जो है वो है, जी न्यूज है, आज तक है, इनमें से किस से संबंध था इसका यह बताना है जी। बीजू महाराज, वेरी गुड। यहां पर कथक के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं बीजू महाराज, उनका निधन हो चुका है, आपको पता होगा। यह सवाल आगामी परीक्षाओं में आ सकता है, बीजू महाराज पर कोई सवाल आपसे अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना है। तो अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ है वो कमाल खान एक प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं और उनका संबंध जो है वो एनडीटीवी से रहा है। किससे, एनडीटीवी से इनका संबंध रहा है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है जरा देखिएगा। राजस्थान के संदर्भ में पहला सवाल आपके सामने आया है। अभी 2-3 दिन से यह चर्चा चल रही है और अभी एक रिपोर्ट जो है वो हमारे पुलिस महानिदेशक जो एमएल लाठर हैं, ठीक है, मोहन लाल लाठर जो है महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक जो है, पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर साहब ने क्या किया है, अभी हाल ही में एक पुलिस वार्षिक रिपोर्ट जो है वो दी है सरकार को। उस रिपोर्ट में इस प्रकार की व्यवस्थाओं का खुलासा हुआ है कि हमारा जो ये अलवर भरतपुर वाला ये वो जो क्षेत्र है, इसमें लगातार जो है वो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो बहुत सारी बढ़ रही है, जो दिनों दिन अपराध को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है, अपराध को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। एक हमारा क्षेत्र है अजमेर जो मध्य में स्थित है। तो ये जो क्षेत्र है यहां पर हो रही इन आपराधिक घटनाओं की वजह से राज्य में पहले से जयपुर और जोधपुर में, कहां पर, जयपुर और कहां पर है, जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था है। आप लोग ये जानते हो, जहां पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था होती है वहां के कलेक्टर का काम जो है वो आधा से ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है, वहां कलेक्टर का काम कम हो जाता है। तो पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था कहां स्थापित की जाएगी, राजस्थान में, यह आपको बताना है अभी हाल ही में, ठीक है। हाँ जी,
चलिए तो बताइए, अभी हाल ही में इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान में कहां स्थापित की जानी है, उस अन्य जगह का आपको बताना है नाम, कि राजस्थान में एक ऐसी जगह जहां पर पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था स्थापित की जाएगी। और ठीक है, इसके अलावा यहां पर जिस प्रकार का पुलिस एरिया होता है उस प्रकार की एक पुलिस रेंज भी स्थापित की जाएगी। क्या स्थापित की जाएगी? एक पुलिस रेंज भी वहां स्थापित की जाएगी, पुलिस रेंज दूसरी जगह। तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था जो है वो राजस्थान के अजमेर जो है, राजस्थान के अजमेर में तो पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था होगी और अलवर में जो है वो पुलिस रेंज की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा इस रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि राजस्थान के अजमेर में अब तीसरा जिला बन सकता है जहां पर क्या होगी, पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था होगी। इसके अलावा अलवर जो है यहां पर क्या किया जाएगा, पुलिस रेंज की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा राजस्थान में ट्रांसजेंडर जो समुदाय हैं उनके लिए जेल में अलग से रहने की व्यवस्था की जा रही है। ट्रांसजेंडर जो है, इस ट्रांसजेंडर के लिए क्या की जा रही है, पुलिस विभाग में जेल जो है, पुलिस या जो जेल है वहां पर अलग से इनके रहने की व्यवस्था भी जो है वो की जा रही है। तो सीकर इसका सही जवाब नहीं है। सीकर में एक बात जरूर ध्यान रखना, सीकर में पुलिस वाले जो है उनके लिए पुलिस योग साधना केंद्र की स्थापना की गई। पुलिस योग साधना जो है, पुलिस योग साधना केंद्र वो कहां स्थापित किया गया है, वो सीकर जिले में स्थापित किया गया है, बीकानेर में ऐसा कुछ नहीं किया गया है। तो चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं, इन सवालों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल आपका क्या है जरा देखिएगा। जोधपुर में गांधी बधिर जो है उनके संदर्भ में सवाल क्या है जरा देखिएगा। जोधपुर में गांधी बधिर महाविद्यालय का शुभारंभ अभी हाल ही ने वर्चुअल माध्यम से किसने किया है, यह आपको बताना है। जोधपुर में गांधी बधिर महाविद्यालय का शुभारंभ किसने किया, कहां किया? पहला सवाल तो इसने गलती से छाप दिया भाई साहब ने, किसने किया यह सवाल है आपका। ठीक है, यहां है जोधपुर में गांधी बधिर महाविद्यालय का शुभारंभ किसने किया है, ऐसा सवाल है। कहां किया ये तो दे ही रखा है आपको, किसने किया, कहां किया, क्या किया। तीन सवाल है, क्या किया, ये आपके तीन सवालों के जवाब अभी रख देते हैं। ये हमारे राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस महाविद्यालय का उद्घाटन किया, अशोक गहलोत जी। इनका संबंध जो है वो जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र जो है वहां से इनका क्या है, संबंध है। इसके बाद कहां उद्घाटन किया, तो यह किया भैया जोधपुर में। क्या किया, क्या किया, तो एक गांधी बधिर, गांधी बधिर, बधिर जो लोग होते हैं उनके लिए विशेष प्रकार की क्या होती है, एक विद्या होती है, विशेष प्रकार की पहचान के माध्यम से उनको संकेतों के माध्यम से किस प्रकार समझाया जाता है, उसकी पढ़ाई के लिए एक महाविद्यालय जो है वो स्थापित किया जा रहा है। कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो यह जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो तीन सवाल ध्यान रखना, अशोक गहलोत जी ने जोधपुर में गांधी बधिर महाविद्यालय का और किस तरीके से किया, तरीका क्या रहा, मेथड क्या रहा वो भी समझ लो। मेथड था ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन मोड से इन्होंने इस कार्यक्रम का क्या किया, हिस्सा बने और इसका उद्घाटन किया। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर ऑप्शन ये वाले नहीं है, ये तो आपको लिखकर ही दे दिया मैंने कि जोधपुर है। तो चलिए अब ध्यान रखना, गांधी बधिर महाविद्यालय, और स्कूल अगर पूछा जाए तो बधिरों के लिए एक विद्यालय जो है वो जयपुर में स्थापित है। ध्यान रखना कहां पर है, विद्यालय जो है वो जयपुर में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बधिर स्कूल जो है वो राजस्थान के जयपुर में क्या है, स्थित है, जहां विशेष प्रकार की संकेतों से इनको शिक्षा जो है वो प्रदान की जाती है। चलिए यहां पर अगला सवाल जरा देखिएगा, और बधिरों के संदर्भ में, इस प्रकार के लोगों के संदर्भ में योजनाओं का विकास करने का काम जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग करता है, और उस विभाग के जो मंत्री हैं वो टीकूराम क्या है, जूली हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगला जरा देखिएगा, आपका नेक्स्ट सवाल क्या है आपके सामने। सवाल यह है कि राज्य सरकार ने पश्चिमी राजस्थान के लिए राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना के किस चरण को अभी हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। तो ये भी अगर कल का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा तो राज्य सरकार जो है राजीव गांधी, ये जो लिफ्ट कैनाल है, इस राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल जो है
इसके कौन से चरण को अभी हाल ही में शुरू करने के बारे में मंजूरी प्रदान की है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 2 चरण इसके पहले से जो है वो हो चुके हैं, आपको पता होगा 2 चरण इसके पहले से हो चुके हैं, और तीसरा चरण जो है इसको अभी हाल ही में शुरू करने के बारे में सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो 2 चरण पहले से हो चुके हैं, तीसरा चरण जो है इसका शुरू करने को लेकर, तीसरे चरण को शुरू करने को लेकर राजीव गांधी जो है, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना के इस तीसरे चरण को शुरू करने के लेकर राज्य सरकार ने क्या कर दिया है? राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है, राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो पहला चरण नहीं होगा, दूसरा चरण भी नहीं होगा, इसका सही जवाब आपका क्या होगा? तीसरा चरण होगा। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर हम लोग बात करते हैं। बजट 2022, ये जो खबर आई थी कि जेलों में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है, रहने की उनको स्पेशल जो व्यवस्थाएं हैं वो दी जा रही है, उसको देखते हुए मैंने एक सवाल आपके लिए बनाया। वो सवाल जरा देखिएगा क्या है मेरे मित्रों। अरे क्या भैया, क्या हुआ तेरे, आजा तो ढंग से। चलिए अब देखिए इस सवाल पर हम लोग बात करते हैं आपके साथ, और सवाल आपके सामने क्या है जरा देखो। यह सवाल है कि बजट 2021-22 में ट्रांसजेंडर समुदाय इनको व्यवस्थाएं कैसे दी जाए, कैसे सुविधा दी जाए, इसको लेकर के जो है वो सवाल मेरे सामने आया। तो मैंने ये सवाल बनाने की उसमें से कोशिश की है कि बजट 2021-22 में कितनी राशि के ट्रांसजेंडर उत्थान कोष की स्थापना की घोषणा सरकार ने बजट में की थी, ये आपको बताना है। विभिन्न प्रकार के नेहरू बाल कोष है, किसान कोष है, किसान कल्याण कोष है, विभिन्न प्रकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण कोष है, ये सब बनाने की सरकार ने क्या की थी? हाँ जी, घोषणा की थी। इनमें से ही एक है ट्रांसजेंडर उत्थान कोष, और ये उत्थान कोष कब आया सामने? जब ट्रांसजेंडर जो है, ट्रांसजेंडर, इन ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस विभाग ने जेल के अंदर अलग से इनके रहने की व्यवस्था जो है वो की है, अलग से इनके लिए रहने की व्यवस्था कर रहा है जेल प्रशासन। तो इसी को लेकर 1 करोड़ रुपए की राशि नहीं है, 100 करोड़ नहीं है, 50 करोड़ नहीं है, 10 करोड़ रुपए की राशि से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक उत्थान कोष की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। ऐसी बजट में घोषणा की थी। इस बार बजट जो है वो फरवरी के प्रथम सप्ताह में क्या किया जाना है? पेश किया जाना है। फरवरी के प्रथम सप्ताह में राजस्थान का बजट इस बार पेश होगा। राजस्थान पहली बार और प्रथम ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर क्या किया जाएगा? कृषि बजट जो है वो अलग से प्रस्तुत किया जाएगा। राजस्थान ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो कृषि बजट अपना जो है वो अलग से क्या करने जा रहा है? प्रस्तुत करने जा रहा है। तो चलिए अब अगले सवाल पर और आज के अंतिम सवाल पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। सवाल क्या है जरा पढ़िए और उसके बाद उसका जवाब दीजिएगा। राज्य के किस स्थान पर मुगल कालीन तोप दागने के प्लेटफॉर्म की प्राप्ति अभी हाल ही में हुई है? मैंने 2 दिन पहले आपको एक खबर पढ़ाई थी, उसमें यह सवाल आया था, तो आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तो समझ में आया होगा आपको। मुगल कालीन, और मुगल काल में भी मुख्य रूप से बात की जाए तो अकबर के काल की, अकबर ने पता है आपको अजमेर को अपना ठिकाना बनाया था एक समय के लिए। अजमेर जो है यहाँ पर मैगजीन का दुर्ग जो है उसे अकबर का किला कहा जाता है। तो अकबर ने कहां पर? अजमेर में, ठीक है। इस प्रकार की कहानी कुछ लंबे समय तक यहाँ पर अजमेर जो है इनका ठिकाना रहा है। तो मुगल कालीन जो है वो तोप जो है यहाँ पर उसके दागने का जो प्लेटफॉर्म होता है बनाने का, उसकी प्राप्ति राजस्थान में कहां से हुई है? तो आपको अकबरी किले का नाम सुना होगा। अजमेर में अकबरी किला है। क्या है? अकबरी किला। अकबरी किला, ये अकबरी किला जो है वो कहां पर है? अजमेर में है। इसके जीर्णोद्धार के समय, इसके जीर्णोद्धार का काम चल रहा है वर्तमान में। इस जीर्णोद्धार के कार्य करते समय यहां से तोप जो है, इस तोप के ढालने का जो आधार होता है यानी बेस होता है, ठीक है, आधार या उसे बेस बोलते हैं वैसे मुख्यतः, ठीक है, बेस बोलते हैं उसे। इस बेस के प्राप्त होने के क्या है? प्रमाण यहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये अकबरी किला कहां पर स्थित है मेरे मित्रों? अजमेर में स्थित है। मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर में है। आमेर का किला, नारगढ़ का किला, जयगढ़ का किला, जयबान तोप, ये सब कहां पर है? जयपुर में है। यहाँ पर आपका माल जी का कमरा वो कहां स्थित है? चूरू में स्थित है। और चूरू में अगर आजकल कुछ देखना है तो वो देखने लायक है चूरू की ठंड।
ठीक है। आजकल देखने लायक जो है वो क्या है, चूरू की ठंड दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस की जा सकती है। तो अकबरी किला कहां पर है, अजमेर में स्थित है। मैगजीन का किला कहां पर है, ये भी अजमेर में स्थित है। तो यहां पर ये सारी बातें जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सर, प्रूफ दो अजमेर में नहीं है सर, आपको फिर 1 साल आने वाला है। चलिए, आप सभी मित्रों को आज की क्लास के बाद बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी इस समय तक जुड़े रहे। कल की क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए सवालों को लेकर, ठीक है, कुछ नई जानकारियों को लेकर। हाँ, मनीष बिश्नोई साहब, अभी इस पर दोबारा कल बात कर लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, अभी तक घोषणा तो कहीं की नहीं हुई है, ना अजमेर की हुई है, ना कोटा की हुई है, ना अलवर की हुई है। जब घोषणा होगी तो दोबारा से बात करेंगे। अभी आपको इन्फॉर्म इसलिए कराया गया है कि जो रिपोर्ट अभी पुलिस कमिश्नर ने सरकार को दी है, उस पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर आपको यह सब बताया गया है। लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है कि तीसरा पुलिस कमिश्नरेट जो है वो वहां स्थापित होगा ही क्या। उसकी जब घोषणा होगी तो आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, दोबारा बातचीत करेंगे, सारी जानकारियां रखेंगे। लेकिन अभी आप इतने उतावले होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सवाल अभी आपकी परीक्षाओं में आने वाला भी नहीं है। जब इसकी घोषणा होगी तो दोबारा इस पर हम लोग बातचीत आपसे करेंगे। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी वादे के साथ कि कुछ नए सवाल लेकर आएंगे, कुछ नई जानकारियां लेकर आएंगे, कुछ अच्छी बातें आपके सामने रखेंगे जो आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में कुछ मदद कर सके। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।